ईडी सीबीआई इनकम में तड़प रही है राजस्थान में घुसने के लिए। अच्छी बात है, पर एक एसीबी ने जो पकड़ा है आरपीएससी के मेंबर, कलेक्टर को पकड़े, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो कहना चाहिए अपना प्रोसेस को, भाई क्यों राजस्थान में भेज रहे हो। भावना ये आई थी कि भाई इसको इस्तीफा दे दो उसके बाद पकड़ो। मैं कहा नहीं, आरपीएससी मेंबर रहते हो पकड़ो। मैसेज जाना चाहिए कि बेईमानी कर रहा है। आरपीएससी मेंबर बेईमानी हिम्मत कैसे कर ली, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारी खुद की सोच है, उसके अंदर इस तरह की हरकतें करना। अब ईडी की छापे डलवा दीजिए, कोई बात नहीं, और कुछ मिलता तो आप एसीबी मदद कर दीजिए, तो आप केस खुद ले लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करना भी चाहिए। राजस्थान में जब इस प्रकार एक तरह से नौकरियों को लूटने का काम लोग करें, पेपर बेचने का काम लोग करें और उसमें लाखों और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होगा, तो निश्चित तौर पर जब बेनामी धन घूमेगा तो ईडी भी आएगी और इनकम टैक्स भी आएगी। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में पेपर लीक मामला। पेपर लीक हुआ नहीं है, लेकिन सियासी पारा चढ़ा है ईडी की एंट्री से। अब राजस्थान में एसीबी एसओजी जो अपना काम कर ही रही थी, उसके बाद अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। ईडी ने कई ठिकानों पे छापे मारे हैं और जो लोग नामजद हैं उनके रिश्ते, उनकी चीजें, यानी कि पूरे बही खाते हैं, काला कारनामा है, उसे खंगाल रही है। क्या निचोड़ निकलेगा ये देखने होगा। ये तो एक बात हुई मूल, जो आम आदमी सोच के चलता है कि बहुत अच्छा रहा, जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात दूसरी तरफ, ईडी की कार्रवाई का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रथम दृष्टया, यानी कि पहले रिएक्शन के हिसाब से उन्होंने कहा है कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, ईडी का स्वागत है। लेकिन ईडी बिना किसी प्रेशर के काम करे और फ्री हैंड काम करे। दूसरा, जब एसीबी अच्छे से काम कर रही है इस पूरे मामले के अंदर, तो लगता नहीं है कि ईडी की कोई आवश्यकता थी। लेकिन चलिए, फिर भी चुनावी साल है, करने दीजिए। उधर बीजेपी ने कहा है कि ये घोटालों की जांच होना बहुत जरूरी थी और ईडी कर रही। खैर चलिए, हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, आर तिवारी साहब कांग्रेस से हैं, शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है सर, पूरे मामले को अगर हम यूं देखें तो एक एजेंसी काम कर रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जब्ती भी हुई है, कार्रवाई चल रही है, ईडी की भी एंट्री हुई है, ये जांच प्रभावित होगी, या फिर ये माना जाए कि जो गहलोत साहब ने कहा है कि ईडी का तो स्वागत है लेकिन प्रेशर में काम नहीं करे, इसे पॉलिटिकल टूल नहीं बन के काम करें? देखो योगेंद्र जी, ईडी का जो तरीका है काम करने का और ईडी एक्ट के अनुसार जो प्रवर्तन निदेशालय का जो नियुक्ति हुई है, ये 1956 में हुई 1 मई को, और इसके जो अधिकार हैं वो दूसरी जो एसीबी है और सिविल पुलिस है या एंटी का वो दूसरी एजेंसियां हैं, उनके अधिकारों से कहीं ज्यादा है। अच्छा, इसके अंदर ये है, अब जैसे 50 लाख रुपया कहीं मिलता है, मान लीजिए 12 लाख रुपया किसी के पास मिला, और अभी आप देखिए 2 करोड़ ये अपने योजना आयोग में मिले, तो ये जो पैसा मिलता है इतना ज्यादा, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के स्तर में आता है। दूसरा, साथ ही इस पैसे में आय से अधिक संपत्ति का भी होता है। इसमें 3 बातें करते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम जो होता है उस पे ऊपर इफेक्ट डालता है, और आय से अधिक संपत्ति का डालता है। दूसरा क्या है, इसका अधिकार है, सिविल कोर्ट का अधिकार है। ये मत समझिए आप कि ये कोई एजेंसी है। इसके द्वारा लिए गए बयान और इसके द्वारा पेश किए गए बयानों को न्यायालय के हिसाब से माना जाता है कि सिविल कोर्ट के अधिकारी ने पेश किए हैं। इसके अंदर क्या है, सीआरपीसी का जो प्रावधान है दूसरे, उसके अंतर्गत तो अभियोजन वाले प्रूव करते हैं किसी अपराध को, लेकिन इसकी धारा 24 ये कहती है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए जाते हैं उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ जो आप आक्षेप लगा रहे हैं ये गलत है। तीसरा,
इसकी जो धारा 3 है उसके अंतर्गत इसको अधिकार है ईडी को कि ये उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है, उसकी तलाशी ले सकती है, उसकी जब्ती कर सकती है। उसके ऊपर आपको बताएं कि इस ईडी की कार्यप्रणाली के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 250 याचिकाएं दायर हुई हैं कि साहब ईडी के काम में रुकावट डाली जाए, ईडी को रोका जाए कि ये हर चीज में हर जगह हस्तक्षेप करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हम ईडी के अधिकारों को बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, वो जो कार्य कर रही है वो उत्तम कार्य कर रही है। अब जहां तक रहा सवाल हमारे यहाँ 27 ठिकानों पर, तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं जिसको मानता हूं कोई पुलिस के हिसाब से, मैं अगर ईडी में होता तो मैं ये मानता हूं कि अगर इसके अंदर ये जितना पैसा चला है और जितना पैसा अन्य परीक्षाओं में निकला है, जो अखबारों के अंदर छाया हुआ है, कहीं 50 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़, कहीं क्या, इन सब को अगर ईडी ने न्याय संगत कार्रवाई करके, बेईमानी पूर्वक नहीं, अगर न्याय संगत कार्रवाई करके करेंगे तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने काम किया है, जो एसीबी ने काम किया है, उससे कहीं अधिक ये आगे बढ़ सकते हैं और इससे समाज के अंदर एक अच्छा मार्ग प्रशस्त हो सकता है ईमानदारी लाने के लिए। शैलेंद्र जी, अभी जोशी साहब कह रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि बिल्कुल आप ईडी अगर आई है तो उसका स्वागत है, लेकिन टूल बनकर के काम नहीं, बिल्कुल अपने प्रोसेसर से काम करे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और बाकी चुनावी साल है तो ईडी की एंट्री में कहीं मुझे कोई अतिशयोक्ति लगती नहीं है, आश्चर्य भी नहीं लग रहा कि विलंब कैसे हो रहा है, ये भी एक बड़ी बात थी, करनी चाहिए, लेकिन टूल बनकर के नहीं। तो ऐसा क्यों लगता है विपक्षी दलों को कि ईडी को चुनावी साल में जिन राज्यों में काम होता है वहीं ईडी की एंट्री कराई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जिस भी राज्य में भ्रष्टाचार होगा, घोटाले होंगे, घपले होंगे, माफिया राज होगा, करोड़ों रुपए पकड़े जाएंगे, करोड़ों रुपए का लेन देन कहीं उजागर होगा, तो निश्चित तौर पर ईडी की एंट्री होगी। और ईडी का एक प्रोसीजर भी है, जैसा अभी आपको बताया कि 284 याचिकाएं लगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें विपक्षी दलों ने यही कहा था कि साहब ये मिसयूज किया जा रहा है ईडी का, सीबीआई का, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कोई मिसयूज नहीं किया जा रहा है। वो जो कार्रवाई कर रही है अपने प्रोसीजर के तहत, कानून के तहत, संविधान में जो उनको अधिकार दिए हुए, पावर दिए हैं, उसके तहत कर रही है। तो सारी याचिकाएं खारिज कर दी। तो ये आरोप तो विपक्षी लगाते रहेंगे, क्योंकि अब आप भ्रष्टाचार करोगे और आप कहोगे ईडी नहीं, तो आप अगर मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने ईडी का स्वागत किया। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब आपके सचिवालय के पास में 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिल जाते हैं, किलो का सोना मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर जो अब पेपर लीक देखा, राजस्थान की जनता ने देखा, जिस तरह से 1 लाख करोड़ जो हमारे 1 लाख गलत कह गए, 1 करोड़ जो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनके अरमानों पे पानी फेर दिया, आकांक्षाओं पे पानी फेर दिया। और आप देखिए, पेपर लीक हुए, दर्जन भर से ज्यादा पेपर लीक हुए, और ये सिर्फ मात्र इन्होंने बिचौलिए, चोरों को और दलालों तक पहुंचे। और ये जो अलीबाबा बड़े जो सरगना थे अलीबाबा थे, वहां तक नहीं पहुंच पाए। अलीबाबा 40 चोर की अपन ने कहानी सुनी होगी, तो कुछ चोर धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अलीबाबा तक नहीं पहुंचे। लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को, हमारे बेरोजगार युवाओं को, कि बिल्कुल निश्चित तौर पर ईडी अपनी कार्रवाई करेगी, और जो भी लेन देन हुआ है करोड़ों का, वो उजागर होगा, और इसमें बड़े मगरमच्छों जी आऊंगा मैं आपके पास में। तिवारी साहब, मकसद सभी का यही है कि जिन लोगों ने भी अन्याय किया है और इस तरह का कृत्य किया है, सलाखों के पीछे होनी चाहिए, उनकी संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। आप लोग तो एक कानून भी बना दिए हैं कि संपत्ति कुर्क होगी और जमीन जमीजोत की कर दी जाएगी, सारी कार्रवाई, गिरफ्तारियां भी होंगी, बहुत बड़ा एक अमाउंट आप लोगों ने पेनल्टी का भी रखा है। स्वागत कर रहे हैं, लेकिन संदेह क्यों हो रहा है आप लोगों को कि ईडी की एंट्री है वो एक राजनीतिक मकसद से भी की जा सकती है? ऐसा क्यों लगता है? योगेंद्र भाई, ईडी देश के अंदर, अभी बता रहे थे जोशी जी, कौन से एक्ट में बनी थी? 2018 से राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार चल रही है। ये पेपर लीक का मामला 2020 के बाद में उठा। ईडी नरेंद्र मोदी जी उस समय भी भेज सकते थे, सीबीआई को उस समय भी भेज सकते थे, इनकम टैक्स को उसी समय भेज सकते थे। आज अभी तो ईडी आई इनकम टैक्स। अरे मेरी बात तो आज जून की हो गई 5 तारीख, सितंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी। मतलब केवल 4 महीने रहे हैं राजस्थान के मतदाताओं को नई सरकार चुनने के लिए। नवंबर के आखिरी वीक में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हम मतदान कर देंगे। जब राजस्थान के अंदर इनका पन्ना प्रमुख फेल हो गया, इनका राष्ट्र प्रमुख फेल हो गया,
8 महीने में 6 बार देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय विश्वगुरु प्रधानमंत्री यहाँ आकर के फेल हो जाते हैं। नड्डा साहब फेल हो जाते हैं, शाह साहब फेल हो जाते हैं। केवल 10 गारंटी योजनाओं के नाम पर देश में जननायक अशोक गहलोत ने जो गारंटी योजना दी है, उससे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बिखरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए उनको लग रहा है कि देश में राजस्थान का मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है, वो आंख में आंख डाल करके फिर कहते हैं कि ERCP लागू क्यों नहीं करना चाहते हो। मतलब ईडी से ये राजस्थान के कार्यकर्ताओं को डराने का आखिरी है। ऐसा का ऐसा इन्होंने कर्नाटक में भी किया था, जब चुनाव प्रचार शिव कुमार के घर पे इन्होंने छापा डाला था कई जगह। ये कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के पार्टी के साथियों को बदनाम करना चाहते हैं। जननायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सामाजिक सुरक्षा की जो गारंटी योजना उनको लागू करवा के रहेगा। और राजस्थान की जनता जानती है, अरे भाई आपको अगर ईडी का छापा डलवाना था तो पहले डलवा देते, कहां चली गई थी। अब तो सीबीआई और आएगी, अभी तो इनकम टैक्स हो रहेगा। इनके बाद में जब कार्यकर्ता फेल हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जब संगठन फेल हो जाता है, तो इनके पास में 3 नई है एजेंसियां, इनको ला करके किसी के साथ कुछ करवा सकते हैं। अरे आप हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट गए, शानदार काम किया। राजस्थान के हाई कोर्ट ने कहा शानदार काम कर रही है। अरे पूरा राजस्थान जानता है जितने छापे डाले के पास पकड़े जाते हैं। हमने तो एंटी करप्शन बिल पास किया, हमने नकल विरोधी बिल पास करने वाला राजस्थान पहला राज्य। राजस्थान में हमने मेरे को छोटा सा परीक्षाओं को लीक करने का कानून बनाया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो इन 3 एजेंसियों को लाती है। हम स्वागत करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तिवारी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने कहा कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए, एक भय व्याप्त करने के लिए इस तरह के तीनों एजेंसीज को यूज किया जाता है। आप लोग कई बार आरोप भी लगाते हैं कि इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, ये कि अग्रिम संगठन बन गए ईडी, सीबीआई और IT। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? अगर किसी ने का कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं करेगा। अरे हम तो स्वागत करते हैं योगेंद्र भाई। तो आज जननायक ने क्या कहा, हम स्वागत करते हैं, हम सीबीआई का भी स्वागत करेंगे, हम इनकम टैक्स का भी स्वागत करेंगे, बशर्ते वो भारत के गृह मंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी के इशारे पे काम नहीं करें। दूध का दूध पानी का पानी करो। राजस्थान के पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ था योगेंद्र भाई, DK शिव कुमार जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तत्काल, आज तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए, उनके कई ठिकानों पे छापे मारे। केवल लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता चोर हैं। मैं कह रहा हूं 2014 में इन्होंने वादा किया था, भाई और बहनों, कांग्रेस के नेताओं ने इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है, हम लोग उनको पकड़ के लाएंगे। आज 9 साल में 9 कांग्रेस के नेताओं को ये चोरी के आरोप में कहीं बंद नहीं कर पाए, एक के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। ईडी ले आओ, सीबीआई ले आओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा। साहब मैं वापस आ रहा हूँ, मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपने भी जांच एजेंसी में काम किया, आपने ACB में भी काम किया, आपने दूसरे एजेंसीज में भी काम किया, क्या प्रेशर में काम होता है? एक तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा, विपक्ष का अभी मैंने एक बयान में पढ़ रहा था पहले, तो इनका कहना है कि ईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईडी करे, ईडी खत्म नहीं होगी। अगर हमारी भी कभी सरकार आएगी तो ईडी को खत्म नहीं करेंगे, ईडी रहनी चाहिए, एक जांच एजेंसी है। लेकिन जैसे नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी से अलग हट करके तेजस्वी के साथ में अलायंस करते हैं तो अगले दिन ही छापे, ममता बनर्जी को बयान देती है तो अगले दिन ही उसके भतीजे के यहाँ छापे, चुनाव से पहले DK शिव कुमार के यहाँ पे छापे, जैसे ही राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चलता है तो इनके मंत्रियों के छापे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के छापे। तो विपक्ष का यह आरोप है कि 8-8, 10-10 साल से जो मामले दबाए बैठी है ईडी या इनकम टैक्स, उसको अचानक लेकर के आएंगे और फिर जैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन बनती है तो अगले दिन कार्रवाई कर देते हैं। उससे क्या लगता है आपको कि हाँ कहीं पर प्रेशर में काम करने पर उंगलियां उठती हैं, या फिर कि एजेंसी किसी पूछेंगे? फिर ये ऐसा लगता है कि जब कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट बनता है उसी दौरान ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स एक्टिव हो जाते हैं, ये विपक्ष का भी आरोप है। योगेंद्र जी, अब जैसे मैं इस प्रकरण की बात करते हैं जिसमें ईडी आई है,
तो जब ये प्रकरण दर्ज हुआ बाबूलाल कटारा के समय, उसी वक्त अखबार में आ गया था कि ईडी ने मुकदमा दर्ज कर, मतलब रिपोर्ट दर्ज कर ली है, वहां ईसीआर दर्ज हो जाती है, वो दर्ज हो गई है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने वो तत्काल नहीं की है, ये कार्रवाई पहले कर से सकते हैं तो पहले भी कर लेकिन सकते हैं। जो हम ये देख रहे हैं कि विरोधी पक्ष के लोगों के या जिस प्रकार से जो सूचनाएं अखबारों के माध्यम से मिलती है, और इस प्रकार की जो ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई की जो जांच होती है, ये निहायत गलत है। अगर ये इस तरह से होती है तो इसके लिए मैं सहमति व्यक्त नहीं करता, और इनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर ये सोच के करते हैं कि इससे राजनीतिक पार्टियों पर दबाव होगा, राजनीतिक पार्टियां डर जाएंगी या इस तरह की कार्रवाई है, तो मैं इसको गलत मानता हूं। आपको ध्यान हाँ, रखना इतना जरूर है। सीबीआई पे भी तोते की बात टिप्पणी आ चुकी, दोनों गवर्नमेंट की बात। नहीं तो अगर तोते की बात आएगी तो क्या होगा फिर? तो ये बिल्कुल सही है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसके अधीनस्थ ये विभाग रहते हैं, उन विभागों का जो पूरा संचालन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। उनके जो चीफ होते हैं वो, उनकी नियुक्ति भी इनके अंडर में होती है। अब आप किस किस को इंडिपेंडेंट नियुक्ति का अधिकार देंगे? अब जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भाई इलेक्शन कमिश्नर जो आप नियुक्त करते हैं, आप तत्काल कर देते हैं, उसके लिए ये कमेटी बनाइए, वो कमेटी बनाइए। अगर इस तरह की कमेटियां सब में होने लगेंगी तो भाई पुलिस में क्यों नहीं कर रहे हो? पुलिस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कब से कह रखा है, लेकिन ये राजनीतिक दल लेके बैठे हुए हैं, उसको भी स्वतंत्र क्यों नहीं करते? पुलिस को, पुलिस के डीजी को स्वतंत्र करिए, सबको स्वतंत्र करिए। जैसे ही ये इनको स्वतंत्र करते हैं तो इनके हाथ कट जाते हैं, ये फिर एक दूसरे को आंख दिखाने काबिल नहीं रहते। इसलिए इनकी आदत में है कि सीबीआई को काम में लेंगे। अब आप बताइए मुझे कि ईडी का अभी आना, ये उस समय क्यों नहीं आ रहे थे भाई? इन्होंने अगर दर्ज कर लिया था, नोटिस जारी कर दिए, सब कर दिए, तो आज नहीं आना चाहिए, और अब आ रहे हैं तो कम से कम ये लगना चाहिए राजनीतिक दलों को कि ये बिना किसी दबाव के कार्य कर रहे हैं। ये नहीं है कि साहब चाहे जिसके घर पे जाकर दबिश दे रहे हैं, चाहे जिसके यहाँ जा रहे हैं। अब आप देखें, अगर जिस भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिनको भी 20-20, 25-25 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा अधिक मामले में पकड़ा है, अगर कैश पेमेंट हुआ है तो उसमें ईडी जांच करे, उसमें क्या दिक्कत है? मना नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी एसीबी को चाहिए कि जिस तरह से एसीबी ने अब तक जांचें की है, जिसमें ये ऊपर तक नहीं गए हैं, जहां तक जा सकते थे वहां तक चले गए, ऊपर नहीं गए हैं, इसलिए इनको ऊपर भी सरकना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, अकेला बाबूलाल कटारा इतना काम नहीं कर सकता। अकेले अधीनस्थ आयोग का जो चयन आयोग है वो अकेला नहीं कर सकता, उसके अलावा हिम्मत नहीं होती। उसके अलावा अगर योजना आयोग का जो अधिकारी है, बताओ 2 करोड़ रुपए ले रहा है, वो अकेला कर सकता है क्या? अतः ईडी की तो उसके तय में जाना चाहिए, तय में जाना चाहिए। कर कैसे रहता है? तो ये जो स्टेट लेवल की संस्थाएं हैं, ये भी जिस पार्टी का शासन होता है उसके अधीनस्थ काम करती है, इसलिए एक लिमिट तक ही काम करेंगे, उसके आगे ये काम नहीं करती। ईडी आई है, अब देखते हैं ईडी क्या न्यायोचित कार्रवाई करती है। जी सुना शैलेंद्र जी, एक निष्पक्ष और बेबाक अधिकारी के रूप में इन्होंने अपना काम भी किया, और बस एक ही जगह संदेह लगता है कि वास्तव में चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर सरकारें यूं टूल बना के काम नहीं कर रही तो बहुत बढ़िया बात है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि शायद मकसद भी यही रहा होगा कि ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या स्टेट गवर्नमेंट्स में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनका बनाना लगाना, उसका मकसद यही है कि आम आदमी को न्याय मिल सके। कोई ठगा हुआ सा महसूस करता है तो उसको ये लगे कि चलिए मेरे साथ न्याय होगा, एक भरोसे में। और अगर वास्तव में टूल बनकर के काम करना शुरू करेंगे एजेंसियां, वो चाहे यूनियन गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? योगेंद्र जी, बिल्कुल ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स टूल बन के काम नहीं करते हैं। ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है और अपने हिसाब से काम करते हैं, इनका प्रोसीजर है। मैंने आपको बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि जो याचिकाएं गई थी विपक्ष की तरफ से, और उसमें भी उन्होंने कहा था नहीं, ईडी कोई दबाव में काम नहीं कर रही है, वो अपने स्वतंत्र और जो संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं उसके तहत काम कर रही है और कानूनी रूप से काम कर रही है। आप देखिए 2014 के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो यही है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप देखिए उसके बाद से 2014 के बाद से 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्तियों को हमने जब्त किया है, 3555 केस दर्ज किए हैं, 3000 से ज्यादा छापे मारे हैं, कांग्रेस सरकार के 10 साल में 4000 करोड़ की संपत्ति। मेरे सवाल है, अभी जो जोशी साहब ने भी कहा कि ऐसा करते हैं तो गलत होता है, कई बार ये ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में काम करा रहे हैं। और देखिए कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जिनको लेकर के लगता है कि ईडी का
को एक साधन मान के सदुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट चल जाती है, अगले दिन ही तेजस्वी के ठिकानों पे छापे और ये सारी बातें। ममता बनर्जी का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स होती है तो अगले दिन उसके यहाँ कार्रवाई शुरू। डीके शिवकुमार की रैली होती है तो उसके एक दिन पहले उसके यहाँ पे रेड। तो ये कुछ ऐसी चीजें लगती हैं कि अभी जैसे जोशी साहब ने कहा कि ये कार्रवाई तो अब से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी ईडी की, तो अचानक ईडी का ऐसे टपकना, उससे सुनिए, उससे ईडी की कार्यशैली पे सवाल खड़े होते हैं। ऐसा उसे क्यों मिले? आप ये बताइए कि जब ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, कितने सालों पुराना था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई का मामला, अभी भी कुछ नहीं है उसके अंदर, उसको लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पे छापा और ये सब चीजें, तो इसको लेकर के ऐसा चलता है कि अवसर का इंतजार होता है क्या ईडी को कि उसी दिन होगा काम? और ये सवाल देखिए आप, क्योंकि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है कि मैं इस सवाल का जवाब क्यों दूं, ईडी का कोई मैं स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, लेकिन सवाल आपकी पार्टी की बनी हुई सरकार पे उठते हैं, इस वजह से ये सवाल आपसे है। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी किसी भी एजेंसी में इंटरफेयर नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, वो अपने कानून के दायरे में संविधान के तहत काम करती हैं। रही बात आपके एंट्रेंस की, तो आप ये देखिए अगर कहीं भी ईडी गई है, सीबीआई गई है, तो वह भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, लाखों करोड़ों रुपए के बोरे पकड़े जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, ट्रांजेक्शन हेराफेरी होती है, लेन देन पकड़े जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज या हवाला के माध्यम से पैसे आते हैं। तो आप बताइए अगर ये सब हो रहा है तो ईडी आएगी निश्चित तौर पर। तो इसमें आप बताइए अगर आप भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूं आपके राज्य में गहलोत राज्य बहुत राम राज्य है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो आपकी एसओजी क्यों नहीं पकड़ पाई बड़े लोगों को? बताइए आज अगर डीपी राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जो प्रमुख कोऑर्डिनेटर है सुभाष गर्ग, वहां क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या आपने आरपीएससी के चेयरमैन से इंक्वायरी की? बताइए एसओजी ने जाके नहीं की। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अधिकारी कर्मचारी हमारे इन्वॉल्व नहीं है पेपर लीक मामले में। क्या आज वो राजस्थान की जनता से माफी मांगेंगे कि जब बाबूलाल कटारा पकड़ा जाता है जो आरपीएससी सदस्य है, संवैधानिक पद पे बैठा है, तो क्या आरपीएससी चेयरमैन के बिना ये हो सकता है? क्या सरकार के बिना ये हो सकता है? डीपी जारोली ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण होता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं अगर ईडी आई है और पैसों का लेन देन कहां से कहां तक हुआ है, इस पर जांच होगी। और जो अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी होगी ना, ये 40 चोर आपने छोटे मोटे पकड़े। और आप देखिए शेर सिंह मीणा को आप प्रिंसिपल बना देते हैं, जो आरोपी जेल में है उसको प्रिंसिपल बना रहे हैं हमारे गहलोत सरकार के नुमाइंदे और अधिकारी, और जो उसकी महिला मित्र उसको पीटीआई में सिलेक्शन करे। तो ये आप देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार है। और बाबू आप बताइए एक छोटे लेवल के अधिकारी की हिम्मत हो सकती है 2.5 करोड़ रुपए किलो सोना? संभव ही नहीं। और उसके विभाग के मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री स्वयं। तो निश्चित तौर पर संशय क्यों नहीं जाएगा सीएम? तो ये सब कार्रवाइयां होती है। तो आप देखिए अगर कहीं भी ईडी सीबीआई गई है तो वह मिस एप्रोप्रिएशन लाजमी है। आपका सवाल लाजमी है, पैसा मिले तो उच्च अधिकारी के पास में मिलना चाहिए। इतना भारी भरकम पैसा अगर एक बाबू के पास में मिलता है, जोशी साहब, तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। अगर यही पैसा अशोक सिंघवी के पास में मिले तो लाजमी है वहां मिल सकता है एक आईएएस के पास में। लेकिन कोई भी हो, अभी आपने सुना तिवारी साहब आश्वस्त किया इन्होंने कि अगर कहीं कुछ है, एसीबी अगर जांच करती तो ठीक से करे। जो लोग ऊपर तक जिन पर उंगलियां उठ रही हैं, डॉक्यूमेंट्स भी इनके पार्टी के नेता ने दिए कि ये हमारे पास में सबूत है इस तरह से, तो एक बार जांच करनी चाहिए थी। शैलेंद्र जी का ये आरोप है और इसी वजह से सीबीआई से जांच की मांग कर रही थी बीजेपी। योगेंद्र भाई ये रुदाली पार्टी वाले कैसे लग रहा है साहब को? देश में सर्वाधिक राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अभी जहां पर ये बुरी तरह पराजित हुए वहां पर 8 करोड़ रुपया मिला भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर में। 8 करोड़ रुपया वो ईडी नहीं गई थी, वहां सीबीआई नहीं गई थी। हमारे यहाँ रुपया किसी बात में मिला है। सर एक सेकंड मैं यहाँ, क्योंकि मैं शैलेंद्र जी एक चीज बताइए मुझे, अगर आपकी पार्टी के विधायक के पास में मिला पैसा और वो जेल में है, तो अभी जिस बाबू के पास में पैसा मिला या किसी अधिकारी के यहाँ पे मिला वो भी तो जेल में है। नहीं वो तो गड़बड़ है। हमने घर पे जो भारतीय जनता पार्टी के पास में योगेंद्र भाई राजू की छवि है। अगर विधायक के पास मिला है तो उस पर कार्रवाई हुई है। और सुनिए बाबू के पास में पैसा मिला क्या होना? अरे वो तो सुनिए होना क्या चाहिए आपको? क्या होना चाहिए उसमें? निश्चित तौर पर ऊपर तक जांच होनी चाहिए। किसने पकड़ा? शैलेंद्र
पकड़ा, एसओजी ने पकड़ा। रात को 11 बजे राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजी को बुला करके कहती है एक ऐसा बाबू भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा। हमने खुलासा किया, राजस्थान की सरकार की पुलिस ने खुलासा किया। वो बाबू से पता लगा वो 2010 से कमीशन लेता था पार्टियों से, और अपने घर की बजाय वो अपने ऑफिस में एक नया ही उसने एक रास्ता खोला कि घर पे चोरी हो सकती है, लेकिन सरकार ने अपने उसने सरकार के दफ्तर में अपने लॉकर में रख रखा था, उसमें तो किसी ने नहीं किया, सरकार ने खोला। राजस्थान के एसओजी ने और एसीबी ने जितने सरकार के आईपीएस हैं, जितने आईएएस हैं, जितने पुलिस वाले, सर्वाधिक अगर राजस्थान में छापे डाले तो हमने डाले, उसमें बिना भेदभाव के। अभियोजन स्वीकृति नहीं दी, 2 महीने समय पे आएगा ना, एक ही दिन में 9 महीने का बच्चा थोड़ी पैदा हो जाएगा। अरे आप अपने भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं पर सीबीआई का छापा डाला, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों सांसदों को आपने पकड़ा, भ्रष्टाचार में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अरे एक तो जेल राजधानी पार्टियों आपने राजद बांट रहा, देश के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश के सम्मान के एक नेता को गिरफ्तार नहीं कर पाए, लोगों को बरगला को सीबीआई को आपने टूल बना रखा है, अन्य पार्टियों को बदनाम करते हो। आपके पास ऐसा कौन सा जादू का है चिराग आपका आदमी? अरे जमानत पे तो आपको सर मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। एक बात बहुत अच्छी उठाई शैलेंद्र जी ने, मैं अक्सर उठाता भी हूं, लेकिन शैलेंद्र जी इसमें मेरी पीड़ा यह है कि सभी सरकार एक जैसी एक मुद्दे पर अभियोजन स्वीकृति में, ये जोशी साहब बैठे हुए हैं, कार्रवाई सब करते हैं, अधिकारी बहुत मेहनत करके कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब वो अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक पीड़ा की बात होती है कि बहुत सर अभियोजन स्वीकृति में 30 सेकंड पे चाहूंगा कि वास्तव में सरकारों का रवैया क्या रहता है। हमने आपकी सरकार के वक्त बहुत बार उठाया कि अभियोजन स्वीकृति नहीं पेंडेंसी, सारी उनके गवर्नमेंट के वक्त भी ये डरा सुधरा नहीं है। ये योगेंद्र जी सारी पार्टियों की अभियोजन स्वीकृति में समान आचरण है, कोई फर्क नहीं है, एक जैसा। आप देखिए यहाँ आईएएस आईपीएस पकड़े स्टेट लेवल पे, वो जेल चले गए, बाहर आ गए, प्रमोशन हो गई, नहीं प्रमोशन हो गई, लेकिन उनकी अभियोजन स्वीकृति कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आईएएस आईपीएस की अभियोजन स्वीकृति कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और स्टेट लेवल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनकी अभियोजन स्वीकृति स्टेट देती है। अब आप देखिए कि जो आईपीएस और आईएएस हैं जो पकड़े गए हैं, जो जेल चले गए हैं, अभी भी कई, अब बीकानेर में कमिश्नर लगा हुआ 4 बार पकड़ा गया आईएएस है, लेकिन उसकी अभियोजन स्वीकृति एक में भी नहीं आई अभी तक। तो आई क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि ये नेक्सस है, और ये लोग क्या करते हैं, तू तो अभियोजन स्वीकृति रोक लो, मैं तेरी पोस्टिंग करता रहूंगा, तू हमारे काम का आदमी चलता रहता। ये इस तरह की चीजें जो है इनकी राजनीतिक पार्टी। शैलेंद्र जी आपने सवाल उठाया और एक और बात बता दो, सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। मैं आपको बता दूं केंद्र में बहुत कम पेंडेंसी है अभियोजन स्वीकृति की। मैं आपको आंकड़ा नहीं दे सकता अभी, लेकिन मेरे पास ये आंकड़ा मैं आपको अवेलेबल राज्य सरकार पर एचओडी लेवल पर बहुत ज्यादा अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग पड़ी है, और आप ऐसा पद दे देते हो उसको जो भ्रष्टाचारी हो जाता है। शैलेंद्र जी ये पद पे जाता है, भ्रष्टाचार होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और सभी सरकारों को राजनीतिक इच्छा शक्ति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए अभियोजन स्वीकृति, और जो वास्तव में करप्शन अगर किसी पे चार्ज लगे और बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया, एटलीस्ट इंतजार तो करिए, आप फास्ट करवा दीजिए कि हाँ बिल्कुल इसकी स्थिति क्या है, कहीं बेगुनाह को तो नहीं फंसा दिया। कोई जरूर नहीं है कि सारे गुनाहगारियों को बेगुनाह भी आ सकता है, लेकिन बेगुनाह भी साबित होने के लिए बहुत सारे सिस्टम है, उससे गुनहगार बेगुनाह साबित हो जाते हैं। अब उस पर भी मैं क्या कहूं। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।